जय हिंद। आज हम आप लोग के बीच 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। आज हम नीट में पूछे हुए पिछले साल के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और इस लेक्चर के बाद एक लेक्चर अलग से होगा जिसमें हम जेईई मेंस और एडवांस में केमिकल काइनेटिक्स से पूछे गए क्वेश्चंस को करेंगे। वैसे ये सीरीज जो है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो एक एक करके ऐसे चलते रहेगा, सेपरेटली रहेगा, नीट के लिए अलग और जेईई के लिए अलग होगा। तो फिलहाल आज हम नीट के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस जो कि केमिकल काइनेटिक्स से पूछे गए हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। ये 2018 में पूछा हुआ है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान दीजिए ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप पढ़ चुके हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होता है वो क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो AT होता है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, वो A0 माइनस KT होता है। ये आप ऑफलाइन बैच में पढ़ चुके हैं क्लास में। और हाफ लाइफ अगर हम यहाँ पे निकालेंगे T हाफ तो वो होगा A0/2K। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि T हाफ जो है वो A0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे हम A0 में चेंजिंग करेंगे हाफ लाइफ में भी इसका चेंज होगा। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे A0 है और उसके T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का अगर हम डबल करते हैं, अगर हम A0 को दोगुना कर देंगे तो नया T हाफ जो होगा वो भी क्या होगा? नया T हाफ जो होगा वो 2T हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए T हाफ इज इक्वल टू A0/2K और नया T हाफ जो होगा T हाफ डैश वो होगा 2A0/2K। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे T हाफ से, तो T हाफ डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2 × T हाफ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि हाफ लाइफ जो होता है जीरो ऑर्डर के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर आप दुगना कर रहे हैं तो हाफ लाइफ भी क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। तो ये तो था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगा आपका कि हाफ लाइफ भी दोगुना हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए रिएक्शन इज ए प्रोडक्ट रेट लॉ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट आफ्टर टाइम t व्हेन t इज इक्वल टू इतना। देखिए ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। द रेट ऑफ, हाँ ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे देखिए रिएक्शन जो है वो इस तरह से दिखाया हुआ है। A से प्रोडक्ट है, इसका सॉल्यूशन देखें। A से कोई रिएक्शन है प्रोडक्ट और इसमें -TA/dt इज इक्वल टू लिखा हुआ है K × A0 और यहाँ पे पावर में क्या है? 1। तो अगर पावर में 1 है, क्योंकि यहाँ पावर में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब पावर में 1 है, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहता तो यहाँ पे ये वैल्यू रहता ही नहीं, इतना इक्वल टू K रहता सिर्फ। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता तो यहाँ पे पावर 2 रहता, यहाँ पे कुछ नहीं पावर दिया हुआ है, मतलब 1 है, मतलब ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए ठीक है। कह रहा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट आफ्टर टाइम t व्हेन t इज इक्वल टू इतना। देखिए कह रहा है कि t इज इक्वल टू 1/K के बाद A का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो AT वो कितना होगा? यही क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जो रिएक्टेंट है वो कितना बचेगा T टाइम के बाद। तो आप पढ़े हैं फ्रॉम इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन का क्या एक्सप्रेशन था? T इज इक्वल टू 2.303/K इंटू लॉग ऑफ A0/AT। और हम लोगों को यहाँ पे AT ही निकालना है क्योंकि AT जो है वो A का ही कॉन्सेंट्रेशन है T टाइम के बाद। इसको ऐसे भी कहीं कहीं पे आप देख सकते हैं 2.303 ना दे के यहाँ पे ln दे देगा 1/K और यहाँ दे देगा ln ऑफ
ए नॉट बाई ए टी। ये ln जो है वो नेचुरल लॉग है, लॉग के बेस में e है, और ये लॉग के बेस में 10 था, तो ये लॉग के बेस में 10 है और ये लॉग के बेस में e है, तो ये वैल्यू हम मल्टीप्लाई करते हैं तभी ये वैल्यू में बदलता है। आप डेरिवेशन जाकर देखिए फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन का। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, t का वैल्यू कितना दिया है 1/k, तो 1/k इज इक्वल टू 1/k और ln ऑफ ए नॉट बाई क्या होगा 80। तो यहाँ से 1/k कैंसिल हो गया और इसका वैल्यू कितना आएगा 1। तो ln ऑफ ए नॉट बाई 80 इज इक्वल टू 1, तो ए नॉट बाई 80 इज इक्वल टू e टू द पावर 1, और फाइनली क्या होगा 80 इज इक्वल टू ए नॉट बाई ई हो जाएगा, ए नॉट बाई ई। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए नॉट बाई ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि टी टाइम जो है वो 1/k दिया हुआ है टाइम का वैल्यू, तो यहाँ पे हम टी के जगह पे ये पुट किए, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हम लोग को मिला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूछा हुआ है, नीट का ही पूछा हुआ है, ईयर नहीं दिया हुआ है कि कब पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है फॉर एन एक्सोथर्मिक केमिकल प्रोसेस अकरिंग इन 2 स्टेप्स एज दिस द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। देखिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज होता है। हम ऑफलाइन बैच में भी आपको ये बात बता चुके हैं। 2 ग्राफ बनाए थे हम, एक बनाए थे इंडोथर्मिक के लिए, तो इंडोथर्मिक में एनर्जी बढ़ता है, और एक है एक्सोथर्मिक के लिए जिसमें कि एनर्जी घटता है। ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, ये प्रोडक्ट का एनर्जी है, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, ये प्रोडक्ट का एनर्जी है। तो यहाँ पे मेनली जो है एक्सोथर्मिक केमिकल प्रोसेस बोल रहा है, मतलब रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा होगा और वो घट के प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो जाएगा। तो कह रहा है कि ए भी देता है पहले x, ये स्लो है, और दूसरा स्टेप जो है वो फास्ट है। तो कह रहा है कौन रिएक्शन होगा इसका। सिंपल सा बात, ये जो एनर्जी बैरियर है इसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, और ये एनर्जी बैरियर जो है अगर ये बड़ा है, अगर एनर्जी बैरियर बड़ा है तो वो रिएक्शन स्लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम आपको बताए थे कि प्रोडक्ट वही फॉर्म कर पाएगा, वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिसके पास इतना एनर्जी सफिशिएंट हो। और अगर ये एनर्जी बैरियर बड़ा है तो एनर्जी बैरियर बड़ा होने के कारण बहुत ही कम ही मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो इस एनर्जी बैरियर को पार करने में सक्षम होंगे, जिसका एनर्जी इससे क्या हो, ज़्यादा हो या इसके बराबर हो। हालांकि देखिए जितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना रहता है उतना ही होता है, बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। मतलब ये हुआ कि अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है तो एनर्जी बैरियर अगर बड़ा है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जितना अमाउंट हो रहा है एक्स अमाउंट, अगर हम इस बैरियर को छोटा कर दें तब भी एक्स अमाउंट ही बनेगा, बस टाइम ज़्यादा लगेगा और स्पीड स्लो हो जाएगा या स्पीड फास्ट हो जाएगा। वो निर्भर करता है एक्टिवेशन एनर्जी पे। तो ध्यान से देखिएगा, मतलब आप समझ गए होंगे आई होप कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है, बैरियर अगर बड़ा है, तो रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में जाना है तो जितना अमाउंट बड़ा बैरियर में फॉर्म होगा प्रोडक्ट का, उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट का छोटा बैरियर में ही फॉर्म होगा। बस इसमें टाइम कम लगेगा, स्पीड रिएक्शन होगा। इसमें स्पीड रिएक्शन का स्पीड जो है ना वो फास्ट नहीं होगा, इसमें स्लो स्पीड होगा, इसमें फास्ट होगा, बस अंतर यही होता है। तो यहाँ पे देखिए ये पहला स्टेप जो है वो स्लो है। तो अगर पहला स्टेप स्लो है इसका मतलब ये हुआ कि पहला बैरियर बड़ा होगा और दूसरा बैरियर छोटा होगा। तो इसमें तो हमको ये 2 नंबर ऑप्शन दिख रहा है। देखिए ये पहला बैरियर बड़ा है, दूसरा बैरियर क्या है, छोटा है, और फाइनली एनर्जी सबसे कम हो गया, रिएक्टेंट से भी कम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस का ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर द नॉन स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन 2A + B देता है C + D, द फॉलोइंग काइनेटिक डाटा वेयर ऑब्टेन्ड इन 3 सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स ऑल एट 298 केल्विन। कह रहा है एक रिएक्शन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और
और इस क्वेश्चन से आप डायरेक्ट ये निकालना सीख जाते हैं कि कैसे हम लोग गिवन डाटा से डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। 2a + b देता है c + d। चलिए ठीक है जी। कह रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जब हम इतना लेते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जब हम इतना लेते हैं, तो रेट जो है इतना था, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। तो रेट जो है वो इतना था जब हम ए इतना ले रहे हैं, बी इतना ले रहे हैं। फिर शुरुआत में जब हम ए को इतना ले रहे हैं, बी को इतना ले रहे हैं, तो रेट इतना है। अब यहाँ पे देखिए, हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रेट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट लिया है। ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m लिया, बाद में भी ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m लिया, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दुगना कर दिया बी का कॉन्सेंट्रेशन। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन जब दुगना किया तो इसके वजह से रेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम आपको बता चुके हैं कि यदि कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर रहे हैं और रेट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब वो क्या है, जीरो ऑर्डर है। मतलब वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब बी के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर है। बी के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर है। तो ये रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो अगर ये जीरो ऑर्डर है मतलब इसके वजह से रेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन आधा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन आधा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेशन दुगना हो गया, 0.1 से 0.2 हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन जब दुगना कर रहे हैं तो यहाँ रेट भी दुगना हो गया, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब यहाँ पे जो होगा ए के रिस्पेक्ट में R = K × A⁴ और B⁴ क्या होगा 0। तो R क्या हो जाएगा K × A। बस B का वैल्यू एक्सप्रेशन हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि B के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर आपके मन में एक सवाल यहाँ पे आ रहा होगा कि B यहाँ पे जीरो हम क्यों लिख दिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन B का दुगना हो रहा है और रेट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्यों जीरो क्यों लिखे? तो आपको हम पढ़ा चुके हैं कि A से B अगर कोई रिएक्शन है R = K × A⁴ रहेगा, तो R क्या होगा K। अगर ये रिएक्शन एक जीरो ऑर्डर है, देखिए इसको समझिए, बस एक छोटा सा पॉइंट में आपको हम समझाना चाहते हैं। अगर ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है A से B, और अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो R = K × A⁴ लिखेंगे, और जीरो लिखेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा। और अगर ये वैल्यू 1 हो जाएगा तो R = K, मतलब कॉन्सेंट्रेशन पे निर्भर नहीं कर रहा है रेट। देख रहे हैं ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ध्यान रखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे निर्भर नहीं कर रहा है। मतलब ये हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन आप यहाँ पे देखिए दुगना कर दिए थे तो रेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे हम समझ गए कि बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन दुगना कर रहे हैं और रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच कर्व रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर ए से बी कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर ए से बी कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर ए से बी कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होता है? AT = A0 - KT, यही होता है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो इसको ऐसे लिखिए, AT = -KT + A0, ऐसे लिख सकते हैं। और y = mx + c। बात क्लियर है? m के जगह पे क्या है? -K। और हम ग्राफ किसके बीच निकाल रहे हैं? AT वर्सेस T। तो यहाँ पे भी देखिए AT वर्सेस T का ग्राफ है, और यहाँ पे स्लोप जो है वो निगेटिव है। मतलब ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। क्यों इस तरह से होगा? इस तरह से क्यों होगा भाई? इस तरह से इसलिए होगा क्योंकि स्लोप यहाँ पे क्या है? निगेटिव। तो ये जो एंगल है थीटा, इसका tan थीटा हम लोग लेंगे तो वो किसके बराबर होगा? -K के बराबर होगा। और y को कहाँ पे कट कर रहा है? A0 पे। यानी ये अगर कट करेगा यहाँ पे तो ये वैल्यू कितना होगा? A0। मतलब मेरे हिसाब से कौन सा ग्राफ सही होना चाहिए? तो ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 3 यहाँ पे सही होना चाहिए।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस इज इतना जूल एंड एंथैल्पी चेंज इज इतना जूल, देन एक्टिवेशन एनर्जी चेंज फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं इस क्वेश्चन में, ये पूछा हुआ है 2013 एम्स में। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसा है। तो यहाँ पे देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन हम लोग जैसे ही देखें, इसका ग्राफ दिमाग में आना चाहिए कि एंडोथर्मिक का ग्राफ कैसा होगा। तो एंडोथर्मिक का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होगा। और यहाँ पे क्या है, एनर्जी, और यहाँ पे क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये जो एनर्जी या एंथैल्पी कहीं लिख देगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये जो दूरी है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो ये जो हाइट है वो एंथैल्पी ऑफ HR दिखा रहा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट दिखा रहा है। और ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी लेवल जो है समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट दिखा रहा है। मतलब ये हुआ बच्चा, मतलब ये हुआ कि ये जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये जो एनर्जी गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक वो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन है। बात क्लियर हुआ? ध्यान दीजिए, ये जो रिएक्टेंट है इसका एनर्जी कंटेंट इतना है, प्रोडक्ट का एनर्जी कंटेंट इतना है, और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए ये एनर्जी बैरियर पार करना है। वो एनर्जी बैरियर एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। हम आपको पिछले बैच में पढ़ा चुके हैं। तो ये एनर्जी जो है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है इतना दूर, और ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है। तो इसमें हम लोग, अच्छा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, एक बात और, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वो है डेल्टा H। ये है डेल्टा H। ये है रिएक्टेंट का एनर्जी, ये है प्रोडक्ट का एनर्जी। ये दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वो डेल्टा H है, क्योंकि आप पहले से जानते हैं डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है, एंथैल्पी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी समेशन जो है वो रिएक्ट, ऐसा होता है। तो कह क्या रहा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब EAF दिया हुआ है, EAF दिया हुआ है, फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी दिया है 50 किलो जूल, ठीक है। एंड एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा H जो दिया हुआ है वो है 20 किलो जूल, 20 किलो जूल। तो बैकवर्ड के लिए पूछ रहा है, EAB पूछ रहा है, तो EAB कितना होगा। तो सिंपल सा बात है, डेल्टा H प्लस EAB इज इक्वल टू EAF। कर सकते हैं ऐसा कि नहीं, हाँ या ना। फॉरवर्ड के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एंथैल्पी चेंज और बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के सम के बराबर है। ये एनर्जी, ये दोनों बराबर वैल्यू है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, EAF इज इक्वल टू EAB प्लस क्या, डेल्टा H। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं EAF का वैल्यू दिया है 50 किलो जूल, तो 50 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन अब प्लस डेल्टा H। तो ये कितना होगा, 20 किलो जूल। तो EAB कितना होगा, तो कितना होगा, 30 किलो जूल। हम यहाँ पे किलो जूल नहीं लिखे हैं कि यूनिट नहीं लिखे, बाद में हम यूनिट लगा दिए, ठीक है। तो 30 किलो जूल आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Where initial concentration of the reactant is double, the half life period of a zero order reaction, ये तो बताया ही। Where initial concentration of the reactant is half life, एक ही क्वेश्चन डाल दिया इतना। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके ऑफ इतना इतना ईयर, हाउ मच टाइम इट टेक्स, 25% ऑफ सैंपल। देखिए जनरली होता क्या है, कोई भी लिविंग थिंग में शुरुआत में 100% कार्बन 14 होता है, धीरे धीरे वो डीके होता है, डीके होते होते एक ऐसा समय आता है जब उसका कुछ ही अमाउंट जो है कार्बन 14 का उसमें बचा हुआ होता है। तो यहाँ कह रहा है कि एक रेडियोएक्टिव डीके है, कोई ऐसा
बॉडी है जो कार्बन 14 इसमें उपस्थित है और ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो डिसइंटीग्रेट होने के वजह से इसमें जो सैंपल में कार्बन 14 बचा है वो मात्र 24% बचा है, 25% बचा है। मतलब t इक्वल टू 0 पे ये 100% रहा होगा और t इक्वल टू t पे ये 25% बचा हुआ है। तो पूछा क्या जा रहा है हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक सो दैट 25% ऑफ कार्बन 14 वाज फाउंड इन सैंपल। कह रहे कितना टाइम लगा, ये शुरुआत में 100% था और अब जो है 25% सैंपल है, तो कितना टाइम लगा 100 से 25 आने में। मतलब ये t इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन था, मतलब ये क्या है A0, और ये t इक्वल टू t पे कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब ये क्या है AT। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, और हाफ लाइफ इसका दिया हुआ है। तो हाफ लाइफ से क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का जब आप डेराइव करते हैं और उससे जब आप हाफ लाइफ निकालते हैं तो t हाफ इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 बाई के। तो यहाँ से आप के निकाल सकते हैं, कहीं कहीं पे लेमडा दे देगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 0.693 बाई कितना होगा 5730 ईयर। तो इसका जो यूनिट होगा वो पर ईयर होगा। तो के का वैल्यू यहाँ से आ गया। तो फ्रॉम इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फ्रॉम इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है वो क्या है t इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ A0 बाई 80। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं t इक्वल टू 2.303 बाई के। तो k का वैल्यू कितना है 0.693 इंटू 5730 लॉग ऑफ 100 बाई 25। तो ये 4 टाइम्स आएगा और ये वैल्यू जो होगा वो t का वो कितना हो जाएगा, लॉग 4 का वैल्यू कितना होगा 2.303 इंटू 5730 डिवाइडेड बाई 0.693 इंटू लॉग 4 का वैल्यू होगा 0.6020। तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कैलकुलेट। ये जो वैल्यू है 2.303, तो 0.693 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.693 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2.303 इंटू 0.3010 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 0.693 यहीं से आया था। आप देखिएगा डेरिवेशन हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t का वैल्यू जो आएगा वो आएगा इसका दुगना इंटू 2। तो हो जाएगा कितना इंटू 2 होगा तो 11,460 साल। मतलब इतना साल वो पुराना सैंपल है। मतलब जो सैंपल का आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो इतना दिन पहले मर चुका है। ठीक है। तो इनफैक्ट देखिए ये रेडियोएक्टिविटी का टॉपिक है, लेकिन रेडियोएक्टिविटी कोई अलग टॉपिक नहीं है, बस उसका कॉन्सेप्ट जो रे इमिशन का है वो ही अलग है। बाकी उसका जो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन और अप्रोच है वो बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका सारा काम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर गैसेस रिएक्शन ए से दे रहा है ये, इफ इनिशियल प्रेशर इज P0 एंड टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर बिकम PT आफ्टर टाइम t, द रेट कांस्टेंट। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कोई रिएक्शन है ए से दे रहा है 2B + C, ठीक है, और सब गैसेस रिएक्शन है, गैसेस होमोजीनियस रिएक्शन है। गैसेस होमोजीनियस रिएक्शन मतलब ये हुआ कि एक गैस है और ये दे रहा है 2B
तो वो भी गैस ही है, प्लस सी जो है वो भी गैस ही है। तो T = 0 पे पी नॉट प्रेशर था, क्योंकि शुरुआत में तो सिर्फ यही रहेगा, कोई भी गैसेस रिएक्शन है तो शुरुआत में सिर्फ रिएक्टेंट ही रहेगा, ये रहेगा 0, ये रहेगा 0। T = T पे कुछ देर के बाद T = T पे पी नॉट में से अगर x डिकम्पोज कर गया तो ये 2x बनेगा और ये x बनेगा, और अब जो है टोटल प्रेशर वो PT है। T = T पे ध्यान दीजिए कि शुरुआत में तो टाइम 0 जब था तो टोटल प्रेशर P नॉट था, लेकिन टाइम T के बाद टोटल प्रेशर जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, PT हो रहा है। तो और इक्वेशन के हिसाब से टोटल प्रेशर जो है, इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे टोटल प्रेशर जो है वो कितना हो रहा है, P0 - x + 2x + x = क्या लिखेंगे, PT। तो यहाँ से हो जाएगा x कैंसिल हो जाएगा, तो P0 + 2x = PT। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, PT - P0/2, ये हो जाएगा, ये x का वैल्यू आ गया जी। चलिए आ गया तो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेटेड इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। इंटीग्रेटेड इक्वेशन से हम लोग जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिराइव किए, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो हम लोग क्या देखे थे वहाँ पे, इंटीग्रेटेड इक्वेशन में हम लोग क्या देखे थे कि k = होता है, k = क्या होता है 2.303/t × log P0/PT। अब ये P0/PT जो है वो रिएक्टेंट का प्रेशर है, ये नहीं सोचिएगा कि टोटल प्रेशर है। टोटल प्रेशर आता तो सीधे हम लिख देते P0/PT, लेकिन ये टोटल प्रेशर PT नहीं है, वो रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर था P0, और ये रिएक्टेंट का ही टोटल प्रेशर जो है वो यही PT है, यही PT है। मतलब ये PT जो है ना वो टोटल प्रेशर वाला PT है, और ये PT जो है वो एक का ही प्रेशर एट एनी टाइम T है। तो यहाँ पे PT लिखना गलत हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे रहने दीजिए, P0 - x कर दीजिए। तो ऐसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे P0 of A और PT of A, बस यही मतलब ये हुआ कि A का इनिशियल प्रेशर और A का प्रेशर एट एनी टाइम T, बात समझ रहे। तो यहाँ पे हो जाएगा k = 2.303/t log P0/PT। अब यहाँ पे A का जो प्रेशर है P0 - x है, तो P0 - x के जगह पे क्या पुट करेंगे, x के जगह पे पुट करेंगे PT - P0/2। तो यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कीजिए, थोड़ा छोटा कीजिएगा तो क्या होगा P0, तो P0 नहीं बल्कि 2P0 कर दीजिए, क्योंकि ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो फिर हो जाएगा 2P0 और प्लस P0 3P0 - PT, ये होगा। तो कुल मिला के ऐसे हो जाएगा k = 2.303/t × log of 2P0/3P0 - PT। तो यही जो एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। PT जो है ना वो रिएक्टेंट का हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग A0/AT लेते थे, A का कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में A का कॉन्सेंट्रेशन A0 T = 0 पे, और T = T पे A का कॉन्सेंट्रेशन AT, वैसे यहाँ पे है P0 और PT। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, ये तो कर ही लिए हैं क्वेश्चन 12 नंबर। इन ए रिएक्शन A + B देता है प्रोडक्ट, रेट इज डबल्ड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत ईजी होता है। क्या कह रहा है कि A + B देता है प्रोडक्ट, A + B देता है प्रोडक्ट। चलिए ठीक है, कह रहा है ना रेट इज डबल्ड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड एंड रेट इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 8 व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट डबल्ड। अच्छा है, देखिए ये है A, ये है B और ये है रेट। थोड़ा सा ऐसे करके आपको बताएंगे ना टेबल बना के, तो आपको अच्छा लगेगा। ये 2012 में पूछा हुआ है IPMT में। कह रहा है ना कि
रेट इज डबल्ड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। बी का कॉन्सेंट्रेशन x से 2x करते हैं, इसका y से y ही रहने देते हैं, क्योंकि ए का चर्चा कर रहा है, बी का चर्चा कर रहा है, सॉरी ए बी का चर्चा कर रहा है, ए का तो चर्चा कर नहीं रहा है, तो उसको हम चेंज नहीं किए। क्या कर रहा है, रेट इज डबल्ड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। कॉन्सेंट्रेशन बी का हम दुगना किए तो ये रेट आर से क्या हो गया 2r। मतलब अगर ये दुगना करने से ये भी दुगना हो रहा है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है। चलिए वो तो पता चल गया। एंड रेट इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 8 व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट डबल्ड। कह रहा है जब हम ए और बी दोनों को दुगना करते हैं तो वो 8 गुना हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर ये हम y से हम 2y करते हैं और 2x से अगर हम 4x करते हैं तो रेट जो है ना वो 16r हो जाता है, मतलब 8 गुना बढ़ जाता है। तो देखिए ये अगर फर्स्ट ऑर्डर है, ध्यान दीजिए, b अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो अगर ये दुगना किए थे तो ये दुगना होना चाहिए था, लेकिन 8 गुना हो रहा है। तो 8 गुना हो रहा है मतलब 2 गुना तो होना चाहिए था इसके वजह से, और वो 4 गुना जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो इसके वजह से हो रहा है। तो 4 गुना अगर ये दुगना करते हैं, अगर ये दुगना करते हैं और रेट 4 गुना चेंज हो रहा है, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर है। तो इसका ए सेकेंड ऑर्डर और बी क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ऑप्शन आपका ये सही है। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही है। नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो फिर आप इसका रेट एक्सप्रेशन लिखिए, r इज इक्वल टू वाई और x, y पे अल्फ़ा x पे बीटा, फिर 2r इज इक्वल टू y पे अल्फ़ा और 2x पे बीटा, फिर 16r इज इक्वल टू 2y पे अल्फ़ा और 4x पे बीटा। तो ऐसे भी अगर आप करते हैं ना तो आंसर वही आने वाला है। आप पहले इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, फिर एक केस में इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ ए कैटलिस्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन अल्टर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। कैटलिस्ट जो है वो क्या चेंज कर देता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, यही बोला जा रहा है। तो हम आपको कुछ देर पहले ही बताए और फिर से बता रहे हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में एक एनर्जी बैरियर होता है जो कि रिएक्टेंट से होकर प्रोडक्ट तक जाता है, और ये एनर्जी बैरियर जो है वो उसको पार करना होता है। ये जो है ना एनर्जी बैरियर उससे पार करना होता है। कोई रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में जाना है तो ये एनर्जी बैरियर उसको पार करना होगा। अगर उसके पास इतना एनर्जी होगा तभी वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन पाएगा, मतलब वो रिएक्शन हो पाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब हम कैटलिस्ट डाल देते हैं तो क्या चेंज हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, जब हम लोग कैटलिस्ट डाल देते हैं ना तो कैटलिस्ट का क्या काम है, या तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड को बढ़ाना या स्पीड को घटाना, दोनों काम है उसका। अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा कैटलिस्ट, अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है ना बढ़ा दिया, तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। प्रोडक्ट उतना ही फॉर्म होगा जितना फॉर्म होना है, बस ये स्पीड घटाएगा या बढ़ाएगा। और अगर ये रेट एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया, अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया तो प्रोडक्ट उतना ही फॉर्म होगा तीनों केस में। विदाउट कैटलिस्ट जब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देगा तब, और जब एक्टिवेशन एनर्जी घटा देगा तब, तीनों ही केस में प्रोडक्ट का अमाउंट उतना ही फॉर्म होगा। फर्क यही होगा कि जब एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगा ना तो तेज़ी से रिएक्शन होगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा ना तो धीरे धीरे रिएक्शन होगा अपने नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन है ना ही कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट दोनों काम करता है, या तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को जब वो बढ़ा देगा तो स्पीड घट जाएगा, और जब वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा तो स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट में अमाउंट उतना ही फॉर्म होगा जितना होना है इक्विलिब्रियम के हिसाब से। तो ध्यान दीजिएगा वो चेंज क्या करता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर 4 यानी एक्टिवेशन एनर्जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इतना पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। करें ना कि कोई रिएक्टेंट है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ए से बी, ठीक है, और टी इक्वल टू 0 पे ये जो लिए थे हम, वो लिए थे टी इक्वल टू 0 पे 20 ग्राम, ठीक है। तो वो कितना टाइम के बाद वो 5 ग्राम बचेगा, तो कोई बात नहीं,
लगा दीजिए फॉर्मूला इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन लगा दीजिए। इंटीग्रेटेड इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, t इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए टी। ए नॉट बाई ए टी यहाँ पर जब करना रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए नॉट का वैल्यू क्या है, इनिशियल में 20 ग्राम था, अब बाद में कितना हो गया 5 ग्राम, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.303 बाई के का वैल्यू दिया हुआ है, द फर्स्ट डायरेक्शन है स्पेसिफिक डायरेक्शन, हाँ 10⁻⁻² दिया है, लॉग ए नॉट शुरू में कितना था 20 ग्राम डिवाइडेड बाई, बाद में कितना बचा 5 ग्राम, 5 चौके 20, 4 बार में कट गया, तो 2.303 डिवाइडेड बाई 0.01 इंटू लॉग 4 का वैल्यू कितना होता है 0.6020। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा 0.6 ही रखिए ना इसको, तो हो जाएगा 6×18 18 6×18 6×12 13 इंटू 100, और ये कितना होगा 1.3 हो जाएगा 1.3818, और 100 से गुना करेंगे तो 129 सेकेंड हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा, ये वाला ए। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ना कि गजब बात है भाई, सर भी गजब करते हैं, कभी यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे टी टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन, कभी इनिशियल प्रेशर, कभी टी टाइम के बाद का प्रेशर, कभी वेट दिया है तो वेट ही ले लेते हैं। क्यों ले लिए, क्योंकि वेट दिया है, अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कीजिएगा तो वेट बाई मोलिकुलर वेट कीजिएगा तो मोलिकुलर वेट तो कैंसिल ही हो जाएगा, और वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम भी कैंसिल ही हो जाएगा। इसीलिए वेट दिया है तो वो भी चलेगा, प्रेशर दिया है तो वो भी चलेगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो वो भी चलेगा, नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो वो भी चलेगा। तो यहाँ पे आप जैसे भी हो पुट करके इंटीग्रेटेड इक्वेशन में आप अपना जो भी निकालने के लिए कहे आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो आज आप 15 क्वेश्चन देखे यहाँ पे, जिसमें कि 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गया था शायद। तो आप आई होप कि आप यहाँ पे समझे होंगे कि कैसे हम लोग को क्वेश्चन अप्रोच करना है और इसमें प्रैक्टिस करना है। अगला वीडियो जो होगा वो जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, या फिर देखेंगे अगर नीट में ही कुछ अच्छा क्वेश्चन बचा होगा तो हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।